अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ असीर हिजर बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 26। वीरा और अनिल अब फुर्सत से बाहर लाउंज में बैठे थे जब कुछ याद आते ही वीरा फ़ौरन अनिल से मुखातिब हुई। अनिल, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम्हें अमेरिका में काम है, कुछ दोस्तों से भी मिलना है और तुम्हें अपनी जॉब के मुतालिक कोई काम है यहाँ, तो तुम कब जाओगे? तब जब हमारी वापस की टिकट्स आ जाएगी। ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा खानी। मगर जल्दी क्या है, चला जाऊँगा। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। छोड़ो ना ये सब बातें। वो उसे प्यार भरी निगाहों के हिसार में लिए बोला तो ब्लश कर गई। नहीं झिल्ले इंसान, मेरा मतलब ये था कि तुम आज काम निपटाओ, फिर बाकी के दिनों में हम बिल्कुल फ्री होकर एंजॉय करेंगे। पहले तुम ये काम ख़त्म कर लो, तब तक आज मैं भी अपनी कुछ दोस्तों से मिलने चली जाती हूँ। बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हमें मिलना है, तो क्यों ना आज हम ये वाले काम निपटा लें। और मुझे कॉलेज के अस्पताल में भी काम है। वीरा ने बहाना गढ़कर उसे बाहर भेजना चाहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और ख़ुद आगे चला जाऊंगा। वापसी पर पिक भी कर लूँगा। कैसा? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो मेरी दोस्त का घर इसी सोसाइटी के इसी सी ब्लॉक में है, वो जाते जाते पिक कर लेगी, तुम्हें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। आर यू श्योर मेरी जान? अनिल ने फ़िक्रमंदी से उससे पूछा। वो मुस्कुराई। हाँ हाँ श्योर। वो उसका गाल चूमती बोली तो अनिल ने मुस्कुराते उसे खुद से लगाया। वीरा ने सुकून का सांस लिया। कुछ ही देर बाद अनिल तैयार हुआ और नीचे आया, जो बाकायदा तैयार खड़ी थी, मगर इस चमक छल्लों को जाना कहीं नहीं था। अनिल ने उसे देखा। वीरा, अगर कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अनिल उसके चेहरे पर आती आवारा लट को अपनी उंगली के पोर से पीछे करता वो प्यार से बोला। वीरा मुस्कुराई। नो सैम इज़ कमिंग, इट्स ओके, टेक केयर। वो भी उसी के अंदाज में खूबसूरती से बोली तो मुस्कुराया। ओके श्योर, वो कहता उसके माथे पर बोसा देता आगे बढ़ गया। वीरा ने पीछे धमाल डाली। शुक्र है चला गया, वरना मुझे तो लगा था मुझे साथ लेकर जाएगा। अब मैं अपना काम करती हूँ, वो कहती फटाफट हाथ चलाने लगी। यूट्यूब की मदद से देखती एक रेड वेलवेट केक तैयार किया और वाइट क्रीम से उस पर खूबसूरती से लिखा, हैप्पी 4 months ऑफ टुगेदर। मीरा कुछ ही देर में केक तैयार करके वहाँ से निकली और विला की पिछली जानिब आई, जहाँ खूबसूरत सा बागीचा था। उसने सैम को बुलाया था, जो इवेंट प्लान किया करती थी, पर यहाँ पर भी सारी तैयारी उसी ने करवाई। और अब शाम के टाइम वो अंदर आई, जहाँ वीरा मैडम लॉन्ग रेड कलर की मैक्सी में जो टखनों से थोड़ी ऊंची सी थी, उसमें मलबूस अपने बालों को कर्ल्स करने में मसरूफ़ थी। ओहो, लगता है कोई आजकल बड़ा रोमांटिक हो गया है। क्या बंदर बशर की जान लोगी रेड रोज़? सैम उससे छेड़ते हुए बोली तो वो एकदम लाल हुई। दफ़ा हो जाओ तुम, अनिल बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, बदले में मेरा भी कुछ हक बनता है, बस इसलिए और कुछ नहीं। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? किसी परी से भी ज़्यादा हसीन। खैर तुम बाकी देख लेना वीरा, अभी मैं चलती हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। मैंने सारा अरेंज करवा दिया है, तुम्हें पसंद आएगा उम्मीद है। मैं देखे बगैर कह सकती हूँ कि बराबर ही होगा सब कुछ। ओके, अपना ख्याल रखना। वो उसके गले लगती बोली वो मुस्कुराती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। वीरा कुछ ही देर में मुकम्मल तैयार थी। लॉन्ग रेड मैक्सी में मखमली बाजू में पहनी डायमंड की वॉच और दूसरे हाथ में पहनी घड़ी, गले में मुंह दिखाई का दिया गया एक खूबसूरत सा पेंडेंट, हल्का सा मेकअप और लबों पर लाल लिपस्टिक जमाए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अब तो जैसे वक्त थम गया था, एक एक मिनट गुजारना मुश्किल था। वो कब से उसके इंतज़ार में थी, मगर वो आ ही नहीं रहा था। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और बाहर से मखसूस भारी बूटों की आवाज़ पर उसका चेहरा खिल उठा और वो उठकर शीशे के सामने आई और ख़ुद को सेट किया और फिर जल्दी से कमरे के शीशे पर एक चिट पर बड़ा सा लिख कर शीशे पर चिटकाया। बाहर की तरफ वापस कदम लो जाना। अनिल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ पर कोई न था। उसने बाहर देखा तो बाहर भी कोई न था। क्या वो अब तक वापस नहीं आई है? खुद से सवाल किया। लेकिन वो जैसे शीशे के सामने आया तो उस पर
पढ़कर हैरानी में मुब्तला हुआ और पीछे मुड़कर देखा। तजस्सुस के मारे बाहर कदम लिए। वीरा मेरी जान कहाँ हो? बाहर आते इधर उधर देखकर वो बोला, मगर उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ा तो चौंका कि एक सुर बिखेरती मधुर खूबसूरत आवाज़ कानों में रस घोल रही थी। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, तुझ पर ही आकर रुकूं, तेरे सिवा है जाऊं कहाँ, तू ही मेरी सारी ज़मीं, तुझ पर ही आकर रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है जहाँ। अनिल ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो समझ आई अनाबी लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। वो कदम कदम लेता उस आवाज़ के सुरूर में डूबा, बैकयार्ड में आया जहाँ वो जाने कहाँ छुपी हुई गाना गा रही थी। मगर सामने टेबल बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया और बिल्कुल सामने टेबल के ऊपर उनकी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो अनिल का गाल चूम रही थी। वो केक और बाकी इस कदर शानदार सजावट देखकर दिल से मुस्कुराया था। बेकरारी से आसपास उसे ढूंढा जो छुपी हुई थी। कदम कदम लेती उसकी जानिब अपना गाना गुनगुनाती हुई आई और उसको बैकहक करते उसके कंधे पर चिन टिकाती उसके गाल पर अपनी लाल लब रखती हुई बोली। अनिल के रगों पे पर सनसनाहट सी उतरी। वो फौरन उसकी जानिब मुड़ा और गहरी नज़र से उसे देखा जिसका दो आतिशा हुस्न बिजली बनकर उस पर गिरा था। अनिल उसे देखे गया और उसके लब खुले मगर वो फौरन उसके करीब हो गई। हैप्पी 4 months ऑफ टुगेदरनेस माई डियरेस्ट फ्रेंड, उसके गाल में बाजू हमायल करती वो प्यार से बोली और उसका माथा चूमा। अनिल ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। थैंक यू मेरी जान, ये सब मेरे लिए बहुत खूबसूरत और कीमती है। उसके लबों से लब मिलाए वो खूबसूरती से कहता गोया हुआ और वो मुस्कुराई। और मेरे लिए खूबसूरत ये लम्हे और तुम्हारा साथ है अनिल खानज़ादा। वादा करो हमेशा मुझसे यूं ही मोहब्बत करोगे और यूं ही मेरे साथ रहोगे। वीरा ने उसके सीने पर सर टिका दिया। मैं यहाँ मौजूद हर शय को गवाह बनाकर कहता हूँ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में कभी कमी महसूस नहीं होगी। इस मोहब्बत को हमेशा बढ़ता हुआ ही महसूस करोगी। मैं तुम्हें हर रोज़ ये एहसास दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। खूबसूरती से कहते वो उसकी रगों पे में सुकून सा दौड़ा गया था। आओ केक काटे। वो उसी लिए टेबल की जानिब मुड़ी, वो भी उसे हिसार में लिए खड़ा हुआ। दोनों ने खुशगवारियत से केक काटा, डिनर एक साथ किया। ये लम्हे बेहद कीमती थे जिन्हें इन दोनों को भरपूर अंदाज में जीना आता था। वीरा उसके सीने से सर टिकाए हुए थी। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। ये बातें थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो एक दूसरे की संगत और कुर्बत में यूं ही एक दूसरे को खुशनसीब तस्वुर करते रहे। वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था तो अब असर अदा करके ही वापस लौटा था। किचन से आती खटपट की आवाज़ से वो उस जाने मुतवज्जा होता किचन में ही चला आया। उसे नेहमा के काम करते देख वो मुस्कुराया। सोहन ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराकर उसे विश किया। क्या हो रहा है बर्फी? खुशबू तो बिरयानी की आ रही है। यशम सुल्तान ने गहरी सांस भरी। बाबा और आपके लिए बिरयानी ही बना रही हूँ, मगर बाबा आए नहीं अब तक। सोहन ने उसके ताक़ुब में बाहर झाँका, मगर यशम हैरान हुआ था। इस वक्त तो भूल कर गए थे कि अभी आ रहा हूँ। हैरत है अभी तक ना आए। वो ज़ेरे लब कहता हुआ बाहर छोटे से सहन में निकला। पॉकेट से फ़ोन निकाल कर अशरफ कमाल का नंबर डायल किया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और ऐसा बाबा ने कभी नहीं किया था। उसने 3 से 4 मरतबा कॉल मिलाई मगर रिसीव नहीं किया गया। यशम सुल्तान का माथा ठनका। एक चोर नज़र खिड़की से झांकते उस नीले आंचल पर डाली और कुछ सोचते घर के बाहर निकला। बाहर निकलते ही तेज़ी से एक नंबर डायल किया। एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, रिसेंट लोकेशन चेक करो अभी। यशम ने कहते फ़ोन रखा। 5 से 10 मिनट के अंदर ही कॉल बैक हुई। सर, नंबर की रिसेंट लोकेशन तो उसी जगह की है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, सामने से सुनने को मिला। तभी बर्फ़ी दुम हिलाता उसके करीब आया। दांतों में कुछ दबा रखा था। यशम ने झुक कर देखा तो बाबा का छोटा बटन वाला मोबाइल था जो कि उसने उसके मुंह से निकाल कर तेज़ी से उलट पलट कर चेक किया। तब फ़ोन में फिर से तेज़ी से अगली हिदायत देने लगा। ओके, इस एरिया के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाओ। अभी एक पिक भेज रहा हूँ, मेरे फादर इन लॉ है। अभी मैं एक पिक भेज रहा हूँ, मेरे फादर इन लॉ है, मिसिंग है 3-4 घंटे से। मुझे डर है ये कार्रवाई उसकी ना हो। यशम ने परेशानी से कहा और अपना माथा मसला। यश, कहाँ हैं आप? क्या फ़ोन बाबा को किया? फ़ोन बाबा को कहाँ रह गए वो? सोहन अपनी धुन में कहती बाहर सहन में आई। यशम ने जल्दी से बाबा का मोबाइल अपनी पॉकेट में छुपाया और उसकी जारी मुतवज्जा होता सहन में आया। आप बाहर क्या कर रहे हैं?
सोहन जो हैरत से इधर उधर देख रही थी, उसे अंदर आते देख पूछ लिया। वो बाबा की कॉल थी। बाबा के जो दोस्त हैं अंकल असलम, उनका मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। येशम का दिमाग फौरी चला। या अल्लाह, खैर कैसे हैं अंकल? अब ठीक तो है? ज़्यादा चोट तो नहीं आई उन्हें? वो दूसरों के लिए भी असद परेशान हो जाया करती थी। अब ठीक है, मगर जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उन लोगों के साथ कोई इशू बना हुआ है, तो बाबा ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा बर्फ़ी। रेशम ने कहते चोर निगाह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर डाली, जहाँ उसे ज़रूरी कॉल आ रही थी। अंदर से डोर लॉक कर लो सोहन, बर्फ़ी तुम्हारे पास रहेगा। मैं जल्दी बाबा के साथ वापस लौटूंगा। ओके, टेक केयर, रेशम ने कहते उसका गाल सहलाया और उज्जत भरे अंदाज में बाहर निकला। वो हैरत से फैली आंखों से उसे देखे गई। येशम ने दरवाजे से बाहर खड़े होकर फ़ोन कान से लगाया और अंदर उससे दरवाज़ा लॉक करने का इशारा किया। सोहन ने गड़बड़ा कर दरवाज़ा लॉक किया। येशम तेज़ कदम उठाता गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और अरीब का नंबर डायल किया। क्या हुआ, खैरियत? अरीब की आवाज़ आई। बाबा दोपहर से मिसिंग है। मैं सोहन को घर छोड़कर बाबा को ढूंढने जा रहा हूँ। सोहन की जानिब से बेफिक्र रखो, मैं आस पास रहूँगा। उससे सबूत तो निकलवा लिए हैं हमने, मगर उसे कैद नहीं कर पाए। कर ये उसके अलावा और कर भी कौन सकता है? वो बच्ची को नुकसान और तकलीफ पहुंचाने की खातिर कुछ भी कर सकती है, इसीलिए उस तक तो ना पहुंच पाई, मगर अशरफ कमाल हाथ आ गए। अब बस ये जानना है कि आखिर उसकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है। अरीब ने दांत पीस कर कहा था। ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ लाला। येशम सुल्तान ने गाड़ी स्टार्ट की। इस वक्त उसका लहजा चट्टानों सा सख्त, चेहरे पर गैर मामूली सख्ती और इश्तियाल सा छा गया था। कुछ देर पहले वाली नरमी जैसे कहीं जा सोई थी। यश अब की बार उसे कोई रियायत नहीं देनी। अरीब के लहजे में हद दर्जे नफरत और बेजारी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हमेशा परिहा खानजादा से हमदर्दी ही महसूस हुई है लाला। और वो क्यों? अरीब के माथे पर बल आए। तेज़ी से दूसरे मोबाइल पर अपने ख़ास आदमियों को एक मैसेज टाइप करके एक लोकेशन भेजी, जहां पर आज उन्हें सिक्योरिटी के लिए पहुंचना था। वो बताने का वक्त नहीं, वापसी पर बताऊंगा लाला। मुझे इन अननोन नंबर से कॉल आ रही है, लगता है किडनैपर है। फ़ोन बंद करके रिकॉर्डिंग सुने। यशम ने कहते अरीब सुलेमान की कॉल बंद कर दी और इन अननोन नंबर से आती कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, यशम सुल्तान खानज़ादा स्पीकिंग। यशम ने अपने लहजे में ठहराव पैदा किया ताकि ये ना लगे कि वो परेशान है, मगर नतीजा तौक़ा के ऐन मुताबिक था। कैसे हो डियर हबी? क्या ढूंढने जा रहे हो? कहीं अपने फादर इन लॉ की तलाश तो नहीं? सामने से परिहा खानज़ादा की सर्द सपाट आवाज़ सुनने को मिली तो यशम सुल्तान ने अपने लब भींच लिए। परिहा, ये कोई रिवेंज बेस्ड फिल्म नहीं चल रही है यहाँ। अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। इशम सुल्तान ने बेतासुर लहजा इख्तियार किया था और वो जो सामने बेतहाशा मकरूह अज़ायम लिए उससे चोर सिपाही का खेल खेलना चाहती थी। इशम सुल्तान की एक ही बात पर वो चुप साध गई थी। तुम्हारे मुंह से जुमला सुनने को मैं सदियों से मुंतजिर थी यश। परिहा के लहजे में बेबसी थी, मगर अगले ही पल एक सफाकी सी छलकी। मगर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। तो तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड नहीं कर रही हो परिहा? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, ऐसा ही है ना? येशम सुल्तान ने एक मर्तबा फिर से पूछा तो वो फिर से दम साध गई। सामने गहरी खामोशी छा गई। कुछ ही देर में कॉल कट गई। येशम सुल्तान ने गहरी सांस भरी। उसकी टीम की जानिब से उसके मोबाइल फ़ोन में 5 मिनट बाद ही एक लोकेशन सेंड कर दी गई थी, मगर उसे हैरत तब हुई जब परिहा की जानिब से भी उसके नंबर पर लोकेशन सेंड कर दी गई। ये लोकेशन जहलम यूनिवर्सिटी के मज़ाफ़ात में एक फार्म हाउस की थी। यशम ने बहुत तेज़ ड्राइविंग की थी और घंटे का सफ़र पौने घंटे में तय करता उस लोकेशन पर पहुंच गया था। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। वो फार्म हाउस के गेट की जानिब बढ़ा तो गेट पर मौजूद असलहा बरदार ने उसके ऊपर गन तान कर उसे वहीं खड़ा रहने की वार्निंग दी, मगर वो यशम सुल्तान था जिसके कदम उन गीदड़ भपकियों से नहीं रुके थे। वो गेट पार कर गया था। ए, रुक जाओ, हमें तलाशी लेनी है। एक ताकतवर सा शख्स उसकी जानिब बढ़ा और तलाशी लेने को दोनों हाथ यशम सुल्तान की जानिब बढ़ाए। मगर यशम सुल्तान के सर पर इस वक्त ऐसा खून सवार था कि उसने उस गुंडे के दोनों हाथ बाजू पकड़कर एक झटके से कंधों से हिला डाले थे। उस शख्स की चीखो पुकार फार्म हाउस की खामोश फिजा में गूंजी तो बाकी के गुंडे भी उसकी जानिब लपके, जिन्होंने उसे अपने असलहे से डराना चाहा। यही संभल कर हाथ पैर चलाने की कोशिश भी मत करना। वो एक साथ उस पर हमलावर हुए थे। एक शख्स ने उसकी कनपट्टी पर गन तानी। एक गुंडे ने फिर से उसके सामने
आकर तलाशी लेने को हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसके सीने पर रेशम सुल्तान की पूरी ताकत से पड़ने वाली टांग ने उसे कई फीट दूर उछाल दिया था कि तभी उसकी कनपट्टी पर गन तानने वाली शख्स ने वही गन का होल्डर अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। यशम लड़खड़ा गया कि माथे से निकलने वाली खून की लकीर उसकी गर्दन तक आई थी, मगर अब वो जगह मैदान जंग बन चुकी थी। वो अकेला उन सबको धूल चटा रहा था। कुछ ही देर में वो उन सब की हड्डियों का कचूमर निकाल रहा था। तभी अंदर से मजीद गार्ड्स बाहर आते दिखाई दिए। वो गुंडों की धुलाई करता उन फार्म हाउस के लाउंज के दरवाजे तक आ पहुंचा था कि अंदर से आते एक गार्ड ने उस पर फायर करने की कोशिश की, मगर कब से वहां खड़ी परिया खानजादा के गन से निकलने वाली एक शोला उगलती गोली ने उस गुंडे का भेजा उड़ा दिया। यशम सुल्तान उसकी लाश जमीन बोस होते देख चुका था। नज़र सामने उठी तो वो सुर्ख रंग के एक बोल्ड लिबास में उसके सामने सीढ़ियों पर खड़ी थी। सुर्ख रंग की बैकलेस और स्लीवलेस मैक्सी में वो होशरुबा हुस्न लिए उसके सामने थी, मगर रेशम सुल्तान ने एक नज़र देखकर अपनी निगाह फेर ली थी। 3-4 गुंडों ने तलाशी लेने को फिर से उसे दबोचना चाहा, मगर रेशम सुल्तान ने फिर से अपना गुस्सा व गम उन पर निकाल कर उनकी हड्डियां चटका दी। वो सामने खड़ी अपने हीरो की इस कदर धमाकेदार एंट्री पर पुरस्कार से मुस्कुरा रही थी। वो उसी के आदमियों को ज़मीन पर ढेर करता उस तक पहुंच रहा था। वो यूं ही तो नहीं, पर दिलो जान से फरीफ्ता थी उस पर। अब भी वो जीन्स की पैंट पर लाइट ब्राउन टी शर्ट के ऊपर जीन्स की ही जैकेट पहने काफ़ी गुस्से में उस तक पहुंचा था। बाबा किधर है परिया खानज़ादा, जाने दो उन्हें, उसने उसके करीब आकर संजीदगी से कहा था। ये शम्स सुल्तान ने उसकी आंखों में देखा था, जबकि उसके बाकी वजूद की जानिब एक निगाह गलत भी नहीं डाली थी। जाने दूंगी, इसके बदले में तुम यहाँ मेरे पास रहोगे, परिया ने इत्मीनान से कहा। रेलिंग पर हाथ रखे लहजा काफ़ी चैलेंजिंग था। जैसे जानती हो वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा, मगर ओके, मैं यहीं रहूँगा। अब जाने दो उन्हें, यशम सुल्तान ने इत्मीनान से कहा। तुम यही हो, मगर कब तक? परिया का लहजा फिर तंजिया था। जब तक तुम चाहोगी तब तक। तुम मुझे जाने का कहोगी फिर ही जाऊँगा यहाँ से, यशम ने इत्मीनान से कहा। तो परिया खानज़ादा को चुप सी लग गई। उसकी ब्राउन आंखों में देखा, जैसे इन लाइट ब्राउन आंखों के गहरे भेद पा लेने की ख्वाहिश हो। परिया के इशारा करने पर एक गुंडा इस बात में सर हिलाता वहां से बाहर निकला। अब से घंटे बाद बड़े मियाँ घर पहुंच जाएंगे, परिया ने कहा। यशम ने इस बात में सर हिलाया। इधर परिया ने यशम का हाथ थामा तो वो चौंका, मगर खामोश रहा। परिया उसे हाथ से थामे सीढ़ियां चढ़ने लगी। यशम ने संजीदगी से उसकी तकलीद की। वो उसे लिए एक मलगजे से अंधेरे वाले कमरे में दाखिल हुई। अंदर दाखिल होकर परिया ने कमरा लॉक कर लिया। वो शायद यशम सुल्तान खानज़ादा के पेशेंस का इम्तिहान लेना चाहती थी, या ये चेक करना चाहती थी कि वो कब किस लम्हे अपनी ज़बान से मुकरते उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। मगर परिया खानज़ादा का सुकून उस वक्त गारत हुआ जब वो कमरे में दाखिल होकर अपनी जैकेट से सिगरेट निकालकर लबों में दबाकर सुलगाता पुरसुकून कमरे के बीचों बीच चला आया था। परिहा ने उसे बेबाक लिबास में धीमे कदमों से चलती उसके सामने आई। यशम सुल्तान ने आफरीन का एक गहरा कश लेते अब उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है परिहा? मुझे यहाँ अपने इस बेडरूम तक लाकर तुम करना क्या चाहती हो? मैं जानना चाहता हूँ आज, यशम ने संजीदगी से उसे ऐसे लहजे में कहा था परिहा पर गटरों पानी पड़ गया हो। और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ यश कि मेरे साथ निकाह का ड्रामा रचाकर अपने ख़ास मकासद के हुसूल के लिए तुमने मुझे हवेली तकरीबन कैद में रखा और अपने सारे मकसद पूरे भी कर लिए। मुझे बताओ तुमने मुझे ये धोखा क्यों दिया? परिहा ने गुर्राते हुए उसका गिरेबान झंझोड़ा, मगर वो इत्मीनान से खड़ा रहा। जो तुमने अपने साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ और अपने मुल्क के साथ धोखा किया परिहा, उसके सामने ये मेरा धोखा तो कुछ भी नहीं था। यशम ने नरमी से उसके हाथों से अपने गिरेबान छुड़ाया, मगर लहजे में चट्टानों सी सख्ती और नफरत थी। परिहा ने उसके हाथ से सिगरेट ली, वहीं से गहरा कश लगाया जहां से अभी उसने उस सिगरेट को अपने लबों में दबाया था। कश लगाकर परिहा ने सिगरेट टेबल पर उछाल दी। वो संजीदगी से उसकी एक एक हरकत नोट किए गया, मगर इसके बाद वो जो करने का इरादा रखती थी, यशम सुल्तान ने सख्ती से अपना जबड़ा और लब भींच लिए। परिहा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किए और उसके भीजे हुए लबों पर ही अपने लब नरमी से रखे। परिहा ने उस पर अपना नरम गरम लम्स छोड़ा।
मगर सामने वाले के तासुरात ऐसे नफरत भरे थे जैसे उसका बस नहीं चल रहा था। वो किसी अछूत की तरह उसे खुद से दूर झटक कर किसी दीवार से दे मारे। परिया गम और गुस्से से पागल होती, उससे दूर होती और एक मर्तबा फिर उसका गिरेबान झंझोड़ डाला। यशम सुल्तान, मैं उसे जान से मार दूंगी, उसे इस सफ़े हस्ती से मिटा दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी से उसका नामो निशान मिटा डालूंगी। वो हलक के बल चिल्लाई थी, मगर अब की बार यशम ने उसे पिछली गर्दन से दबोचा था और उसे लेकर सोफे के करीब पड़े उस टेबल तक लेकर गया था जहां अभी अभी कमरे में आते परिहा ने अपनी गन रखी थी। यशम ने एक हाथ से वो गन उठाई तो हाथ पैर चलाती परिहा अपनी जगह पर बिल्कुल साकित हो गई। तुम मुझे मार देना चाहते हो यशम सुल्तान? परिहा ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। तुम जानती तो हो परिहा, उसकी कोख में मेरी मोहब्बत की निशानी पल रही है और इसी वजह से आज तक तुम उसे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा पाई, नहीं तो अब तक तो बहुत कुछ कर चुकी होती तुम। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि अब तुम्हें वो बच्चा चाहिए। यशम सुल्तान ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते संजीदगी से अपनी बात जारी रखी। परिहा के दोनों हाथों में गन थमा कर उसके हाथों को अपने हाथों में दबोचा और गन की नाल अपने दिल के मकाम पर रखी। उसके इरादे जानकर परिहा का चेहरा खुद दहशत से सफ़ेद पड़ गया। ये क्या कर रहे हो तुम यश? छोड़ो इसे, वो हलक के बल चिल्लाई, मगर सामने उसके माथे पर शिकन तक नहीं थी। तुम मुझे कुछ होते नहीं देख सकती, मगर मेरे जीने की वजह को ख़त्म कर देना चाहती हो। मज़हका खैज़, तुम इस सफ़े हस्ती से उसका नाम और निशान मिटाना चाहती हो तो पहले इस जगह की धज्जियाँ उड़ा दो, क्योंकि तुम्हें इसका वजूद, इसका नाम और निशान, उसकी पहचान यहाँ से ही मिलेगी, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। परिया ने अपने हाथ छुड़ाने की पूरी जान लगाई, मगर उस पर पूरी तरह मौत की स्याही तो तब छाई जब यशम ने उसकी उंगली ट्रिगर पर रख कर अपनी उंगली उसकी उंगली के ऊपर रखी। यश, मुझे नहीं मालूम इसमें गोली है या नहीं, मर जाओगी तुम। गन सीधा तुम्हारे दिल का निशाने पर है। यश, ये क्या पागलपन है? मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। परिया मछली की तरह तड़पती चल आई। मैं अपने सर पर कफन बांध कर यही तो तुम्हें समझाने आया हूँ परिहा। ये तुम्हारा निशाना मेरा दिल ही है, यहाँ रहती है वो। पहले इस दिल के चिथड़े उड़ाओ, फिर उसके वजूद तक पहुँचना। नाउ शूट मी, यशम सुल्तान ने पहली मर्तबा दहाड़ कर कहा था। यश, छोड़ो इसे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। परिया, शूट करो, नहीं तो मैं खुद करवा दूंगा। यश, ये क्या पागलपन है? सिर्फ तुम्हारे पागलपन का जवाब है। जैसे तुम मुझे चाहती हो परिहा और अपनी आंखों के सामने मुझे कुछ नहीं होने दे सकती, ठीक वैसे ही मैं भी उसे चाहता हूँ, और कब से और कितना चाहता हूँ ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ना परिहा। यश, ये सच में चल जाएगी, इसका सोचो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अपने बच्चे का सोचो, अपने बच्चे की खातिर, इसकी खातिर ये घर नीचे करो अभी। पर यहाँ अपने हवास खोती अपने सामने खड़े शख्स को उसी के हवाले और वास्ते देने लगी जिसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वो नफ़रत करती थी। उसी का ही सोच रहा हूँ, एक ही बार उसकी इस तमाम झंझट से जान छूट जाएगी परिहा। एक मर्तबा पहले तुमने उसे बेवा किया, वो जिंदा है ना? वो दोबारा बेवा होकर भी जिंदा ही रह लेगी। यशम का लहजा सरसराता सा था, सर्द सर्द और सपाट, किसी भी तासुर के बगैर। लेकिन अब उसे कोई यशम सुल्तान नहीं मिलेगा। यश, मैं कहती हूँ छोड़ो इसे, परिहा ने कहते एक दिलदोज नाक चीख मारी। यशम सुल्तान उसकी उंगली पर अपना पूरा दबाव बनाता ट्रिगर दबा गया था। आज यशम सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी और मौत से आंख मिचोली खेली थी। अब संजीदगी से उसे देखे गया जो पूरी की पूरी पसीने से भीग कर सफ़ेद पड़ती यशम सुल्तान के पैरों में गिरती चली गई। यशम सुल्तान ने इस खेल में मौत को शिकस्त दी थी। उसकी किस्मत थी कि गन का अगला हॉलिस्टर खाली था। यशम सख्ता सा सोफे पर बैठ गया। परिहा ने उससे गन छीन कर दूर उछाली। अब तक बेयकीनी से थर थर काँपती वो आंखें हैरत से फाड़े अपने माथे से पसीना साफ कर रही थी और फिर तकरीबन दहाड़े मार मार कर रोती। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी परिहा खानज़ादा, तुमने अपने दोस्त को समझने की कोशिश नहीं की। तुम अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मामले में बस सेल्फिश थी। तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अमेरिका में सब कुछ भूल कर सचमुच तुमसे निकाह के लिए एग्री हो गया था, मगर फिर मुझे पता चला कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे नीचा दिखाने को मेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया। उस वक्त मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। फिर मेरे पाकिस्तान आने पर तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, एक साजिश के तहत उसका निकाह करवा कर। काश कि तुम वहाँ पर रुक जाती, अपने आगे बढ़ते कदम रोक लेती। मैं तब भी खामोश रहा,
रेशम सुल्तान बात करते सांस लेने को रुका। जानती हो परिहा, मैं अगर तुम्हारे जैसा होता तो तब भी बहुत आसानी से उसे हासिल कर सकता था, बहुत आसानी से। फिर चाहे उसकी मर्जी होती या फिर उससे ज़बरदस्ती करनी पड़ती, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल था। मगर मैंने सब्र किया। किया वही क्या वही सब्र तुम नहीं कर सकती थी? उस वक्त वो उसकी हो गई थी, वो अपनी फैमिली भी शुरू करने वाली थी। मगर तुम्हारे हसद नफरत ने सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर दिया। अगर तुम वो सब ना करती तो वो एक दोस्त और कजिन होने के नाते मुझे तुमसे हमदर्दी होती। क्या पता निकाह के मजबूत रिश्ते के बाद वो हमदर्दी मोहब्बत में भी बदल जाती। मगर तुम शुरू दिन से गलत थी परिहा। मैं एक कजिन, एक दोस्त सोहन से मोहब्बत का दावेदार होते हुए भी तुम्हारी हर खता माफ़ कर देता। मगर तुम तो इस कौम की मुजरिम बनती चली गई। बहुत नुकसान किया तुमने इस कौम का परिहा, और एक सिपाही होने के नाते इस कौम का बेटा तुम्हें मरते दम तक कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। रेशम सुल्तान के सर्द और सपाट लहजे में बला की नफरत थी। यश, मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो मुझे। परिहा खानजादा ने सदियों का सफ़र लम्हों में तय किया था। जाने वो कौन सा लम्हा खुशशनास था, कैसे अल्फाज उसके लबों से अदा हुए थे। रेशम सुल्तान तलखी से मुस्कुराया था और फिर उसके बेबाक हुलिये की जानिब देखा। मजबूरी तो ये है परिहा खानजादा कि तुम हमारे ख़ानदान की औरत हो, जिसे हम दुनिया की ठोकरों पर नहीं रख सकते। हमारी इज्जत गलियों बाजारों में रौंदी जाए हमें मंजूर नहीं। जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। यश, गेट लॉस परिहा। रेशम सुल्तान दहाड़ा था। वो जल्दी से उठी और वहां मौजूद ड्रेसिंग रूम गई। 5 मिनट बाद बाहर निकली तो सादा से शलवार करीब कमीज में थी। रेशम सुल्तान ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और उसे लिए उसके कमरे से तेजी से बाहर निकला। यश, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हें हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ परिहा खानजादा, रेशम ने संजीदगी से कहा। मगर परिहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। वो लोग कभी मुझे जिंदा यहाँ से नहीं निकलने देंगे यश। तुम अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालो। जहाँ कहोगे मैं खुद ही वहाँ चली आऊँगी, परिहा ने बेतासुर लहजे में कहा। और तुम्हें लगता है कि ये हल्का और शिद्दत कुत्ते मुझे रोक सकते हैं? रेशम ने दांत पीसकर कहा। तब जाने कहाँ से निकलकर कानून की एक काली भीड़ उसके सामने आई थी। हैरत अंगेज तौर पर उसकी रेशम सुल्तान के सामने पंजाब पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर सादा कपड़ों में मौजूद था। इसे हमारे हवाले कर दो फौजी, तो तुम जिंदा यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो उसके साथ साथ तुम्हें भी यहाँ ही जिंदा दफन हो जाना पड़ेगा। उसने कहते येशम पर गनतानी। यकीनन ये वो शख्स था जिसका अंडरवर्ल्ड में कोड नेम काली था। इशम सुल्तान तलखी से मुस्कुराया। बैटमैन का तैश व इश्तियाल आज काफ़ी अरसे के बाद ऊद कर आया था। तभी वो कहर बनकर उस शख्स पर नाजिल हुआ था। इशम ने झुककर बिजली किसी रफ्तार से उसके हाथ पर अपने पाँव से ज़ोरदार ज़रब लगाई थी कि उसके हाथ से पिस्टल दूर जा गिरी थी। उसके बाद इशम ने अपनी सीक्रेट पॉकेट से गन निकाली और उस शख्स की जहन्नुम वासिल कर दिया। गुंडे चीटी की तादाद में फार्म हाउस से निकलकर उसके सामने आते रहे, मगर रेशम सुल्तान के कहर से आज कोई भी बच नहीं पाया था। इसी दौरान एक आंधी गोली रेशम सुल्तान के पहलू को छूकर गुजरी। एक आधी गोली रेशम सुल्तान के पहलू को छूकर गुजर। परिहा के बाजू पर भी गोली लग चुकी थी, मगर रेशम सुल्तान के हौसले बुलंद रहे। वो रास्ते में आते तमाम शयातीन की लाशों की ढेर बिछाता रहा। अपनी गाड़ी तक पहुंचकर उसने परिहा को गाड़ी में ढकेला, जो मुसलसल उससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मगर रेशम सुल्तान ने तेजी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। 3 से 4 गाड़ियां उनके ताक़ुब में थी। रेशम की सारी शर्ट खून से भल भल बहते खून से भर चुकी थी। तभी एक गाड़ी रेशम की गाड़ी के साथ चलने लगी। अरीब, जो सोहन की सिक्योरिटी से मुतमईन होकर रेशम के ताक़ुब में उसके पीछे आया था, अब उसे तेज़ी से कवर किया था। रेशम सुल्तान की गाड़ी को आगे निकलने का इशारा किया। रेशम की गाड़ी आगे बढ़ी तो उसके पीछे अरीब की गाड़ी भी आगे बढ़ी, मगर उसने अपनी स्पीड स्लो करते दुश्मन की गाड़ियों के टायर पर फायरिंग की थी और अरीब सुलेमान का निशाना कभी खता नहीं हुआ था। आधे घंटे का खेल था। अरीब अपने ताक़ुब में आती दुश्मन की तमाम गाड़ियों के परखच्चे उड़ाता गया। यश, मैं ड्राइविंग करती हूँ, तुम्हारा खून बहुत बह रहा है। परिहा ने अपना बाजू जोर से भीजा हुआ था दर्द से तड़पते यशम सुल्तान से कहा। मैं ठीक हूँ, आराम से बैठी रहो। तकलीफ बर्दाश्त करते यशम सुल्तान के सुर्ख और सफ़ेद गर्दन की नीली रगें फूल चुकी थी, मगर संजीदगी से कहते उसने ड्राइविंग पर तवज्जो दी। अरीब भी उसके ताक़ुब में आता रहा। कहीं पर रुकना गैर महफूज था, इसीलिए मुसलसल ड्राइविंग करते रहे। तकरीबन पौने घंटे में उखाड़िया की हदूद में दाखिल हो चुके थे।
खारिया पहुंचते ही उनकी गाड़ियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कवर कर लिया था। यशम ने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सर गिरा लिया। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उस पर गुनूदगी छाने लगी थी। अरीब तेजी से अपनी गाड़ी से निकलकर उस तक आया। अपनी जैकेट उतारकर उसके पहलू पर रखकर सहारा देकर उसे गाड़ी से उतारा। उसे हेडक्वार्टर ले जाओ, इसके जख्म का वो खुद ही इलाज करवा लेंगे। मैं यशम को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, अरीब ने एक ऑफिसर को कहा। वो सर हिलाता परिहा की गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो लोग उसे लेकर निकले और उसे हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। इधर यशम को हॉस्पिटल वो अरीब लेकर आया। वो उसके सिरहाने बैठी, उसका सर दबाती वक्तन फ़वक्तन आयतल कुर्सी का विर्द करके उस पर फूंक रही थी। उसे हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे और अब तक उसकी तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी। रामिश ने धीमे से आंखें मूंद ली तो हज़े मामूल उसे अपने सिरहाने बैठे हुए पाया। वो दिन रात उसकी खिदमत में जुटी हुई थी, मगर हनूज उससे नाराज़गी जताती, बस रोए जाती, मगर उससे हम कलाम नहीं हो रही थी। रामिश ने उसकी जानिब देखा तो उसने हज़्ब मामूल निगाहें चुराना चाही, मगर रामिश ने तेज़ी से उसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में ली थी। कब तक नाराज़गी जताने का इरादा है जाने मन? अब बस करो यार, तुम्हारी ये खामोशी अब बुरी लगने लगी है मुझे। रामिश ने इल्तिजाई लहजा इख्तियार किया तो वह हज़्ब मामूल फिर से सीसी करती आंसू बहाने लगी। रामिश ने एक सरस सी सांस खींची। इस नाराज़गी की वजह भी तो पता चले मुझे यार। रामिश रूहान सा हुआ था। आपने ऐसा क्यों किया था? आप मेरे सामने क्यों आए थे रामिश? आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। रामिश ने एक सरस सी भरी सांस खींची। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी जान, मैं तुम्हें और मेरी इस नन्ही सी जान को कुछ होने देता? रामिश ने कहते करवट बदलकर उसके पहलू में चेहरा छुपाया और उसके पहलू पर अपने लब रखे। सनाया खुद में सिमट गई, चेहरे पर हया की लाली सिमट आई। रामिश, आपको कैसे पता चला? मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं था। सनाया ने हैरत से उससे पूछा। हादसे से 2 दिन पहले ही तो उसे पता चला था कि वो तख्लीक के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सनाया सदरसी रोना भूल गई थी। मेरी बेबी की दादी ने मुझे खुशखबरी दी थी, वही तो शेयर करने तुम्हारे पास आ रहा था, मगर वो हादसा। रामिश ने कहते वो दिलसोज हादसा याद करते अपने लब भीजे। तो आपको मुझसे ज़्यादा अपने बेबी की फिक्र थी, है ना? सनाया ने जानबूझकर उसे छेड़ा तो रामिश ने उसे एक घूरी से नवाजा। सबसे पहले तो बेबी की मम्मी मेरी ज़िंदगी में आई, तभी तो बेबी आया ना। अगर बेबी की मम्मी मेरी ज़िंदगी में ना आती, अपने बहारों से वजूद से ना महकाती, तो ये बेबी कहाँ से आता? तो बताओ, सबसे पहले कौन अहम हुआ मेरे लिए? रामिश ने उसे घूरते हुए कहा तो वो भीगी पल के लिए मुस्कुरा दी। रामिश ये धूप छाव सा मंजर देख मबहूत सा हुआ और उसकी गोद से उठते बैठ क्राउन पर नीम दराज होते उसका माथा चूमा। बहुत बहुत शुक्रिया सनाया, मुझे इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी दौलत से नवाजने के लिए। रामिश ने उसका हाथ थामा। वो मजीद ब्लश कर गई। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? ये खुशखबरी हमें अल्लाह ताला ने नवाजी है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे। वो तो कर ही लूँगा, मगर इसका ज़रिया तो तुम ही बनी हो ना। रामिश ने दिलकशी से कहते हुए उसे छेड़ा तो वो हंस दी। तो क्या मैं ये समझूं कि नाराज़गी ख़त्म हो गई है? रामिश ने उसे बाजू से थाम कर अपने करीब किया तो उसने फिर से मुँह बसोरा। जी नहीं, वो तो अभी ख़त्म नहीं हुई। सनाया ने उसे हरी झंडी दिखाई। तुम्हारी नाराज़गी की ऐसी की तैसी, तुम करीब तो आओ, वो मैं तो खुद ही ख़त्म कर लूँगा। रामिश ने उसका पहलू गुदगुदाया तो वो मचलकर उसके सीने से आ लगी। रामिश, आपका जख्म अब दुख जाएगा, आपको इस हालत में भी सुकून नहीं है? उसने झंझलाकर कहा। वॉट? ये अल्फाज तो मेरे नहीं होने चाहिए थे कि तुम्हें इस हालत में भी सुकून नहीं, कि बेचारे शौहर को तंग कर रही हो। रामिश के लबों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। सनाया ने झंझना कर वहाँ से उठने लगी, मगर रामिश ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते उसका सर अपने सीने पर रख लिया। अब तो इस जादू भरे हिसार से बच निकलना नामुमकिन है जाने मन। रामिश ने मुस्कुराकर कहा तो सनाया ने सुकून से आंखें मूंद ली। वो दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई तो सिकंदर सोफे पर बैठा था। टेबल पर असाइनमेंट के पलंदे बिखेरे बुरी तरह उसमें मनहमक था। आहट पर सर उठाकर देखा तो गुफरान को एक भरपूर स्माइल पास की। उसके बावजूद वो उसकी गहरी आंखों में छुपी उदासी का भेद पा गई थी। वो करीब आई तो सिकंदर ने ज़रा सा खिसक कर अपने पास उसके लिए जगह बनाई। ये दूध पी ले। गुफरान ने उसके आगे गिलास बढ़ाया तो सिकंदर ने उसकी जानिब देखा, जबकि इस वक्त आपको और मेरे बेबी को ज़्यादा ज़रूरत है बेगम, सिकंदर ने कहा तो गुफरान ने कड़वा सा मुँह बनाया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझसे नहीं पिया जाता ये। गुफरान ने उबकाई वाली शक्ल बनाई तो सिकंदर ने उसे घूरा।
तभी सिकंदर ने उससे वो ग्लास थाम कर उसके अरे अरे करने के बावजूद तकरीबन ज़बरदस्ती ग्लास उसके लबों से लगा दिया। सिकंदर ने जोर ज़बरदस्ती उसे आधा ग्लास पिला ही दिया। वो गंदे गंदे मगर क्यूट से मुंह बनाती रही। सिकंदर ने हंसते हुए बाकी का ग्लास लबों से लगाकर उसे पूरा पी लिया। उम्मीद है मेरी बेगम रोज़ मेरे हाथों से ऐसे ही दूध पिया करेगी, सिकंदर ने शरारतन कहा था, मगर गुफरान ने संजीदगी से उसकी उदास आंखों में झांका। सिकंदर, कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आहा, गुफरान ने उसे मुंह खोलते देख जल्दी से उसकी बात काटी। ये तो कहना ही मत कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सिकंदर कि आप परेशान हैं। अब बताए, कोई बहाना नहीं। गुफरान ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी तो सिकंदर ने गहरी सांस भरी। अब की बार हारिस बेग साहब बहुत बुरी तरह फंसे हैं। उनके अगले पिछले कारनामों का कट्ठा चिट्ठा खुल चुका है गुफरान। खासकर तुम्हारे लाला अरीफ सुलेमान खानजादा अपनी मदद का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वो रामिश की माँ के कातिल हैं और जाने कितना नाहक खून बहाया है मेरे बाप ने। फांसी होगी बाबा को, ऐसी इतला मिली है। सिकंदर ने उसकी जानिब देखते संजीदगी से उसे बताया। आंखें तेजी से नम हुई थी। तब गुफरान ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया और उसकी पुश्तरफ की। आप प्लीज़ परेशान ना हो। हर इंसान को अपने किए अमाल को भुगतना पड़ता है सिकंदर। प्लीज़ संभाले अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। गुफरान ने कहा तो सिकंदर ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग किया। वो उसकी रूह की साथी थी और अब हर कदम पर यह साबित भी कर देती थी कि गुफरान उसके अंदर तक झांक लिया करती है। सिकंदर ने पीछे होकर मुस्कुराकर उसे देखा। कोई ऐसा तरीका है कि मेरी बेगम अपने शौहर की उदासी दूर कर दे? हाँ ना, गुफरान कहते हुए उसकी गोद में बैठी, उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके खूबरू नखोश पर अपने लबों को छूने लगी। खूबरू नखोश अपने लबों से छूने लगी। ये तरीका तो बहुत कारगर साबित हुआ है बेगम, मेरी उदासी तो दूर भी हो गई। सिकंदर ने उसकी पिछली गर्दन के गिर्द हाथ हमायल किया और उसके लबों से अपने लब जोड़े। गुफरान बौखलाई, मगर वो पूरी तरह खुद को सैराब करता उसे अपनी भरपूर गिरफ्त में मकीद कर गया था। उसके लबों को आज़ादी बख्शे बगैर वो उसे गोद में उठा और धीमे कदमों से चलता उसे लाकर बेड पर लिटा दिया। बेड पर लिटाते नरमी से उसके लबों को आज़ादी बख्शी तो गुफरान की सांस तब तक फूल चुकी थी। बहुत खूब मौलवी साहब, जब चाहे अपनी ठड़क झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? गुफरान ने कहते उसके कसती बाजू पर मुक्का बरसाया तो वो गहरा मुस्कुराया। मौलवी को छेड़ा भी तो उसकी खूबसूरत बेगम ने है, तो इस जसारत की दाद तो देना ही पड़ता है ना बेगम? वो कहते हुए पूरी तरह से उस पर झुक गया। गुफरान गहरा मुस्कुराई। अब उसकी शिद्दत भरी मोहब्बत से दामन बचाना ज़रा मुश्किल काम था। तभी उसने खुद को अपने जिस्म जा के मालिक के सुपुर्द कर दिया। दूसरी तरफ सोहन बाबा का इंतज़ार करती रही। वो तकरीबन मगरिब के वक्त घर लौट आए थे। काफ़ी परेशान लग रहे थे, मगर सोहन के सामने अपने तासुरात पर भरपूर तरीके से काबू पाने की कोशिश की। बाबा, आपके दोस्त ठीक तो है ना? और यश किधर है? सोहन ने पूछा तो अशरफ कमाल परेशान हुए, जाने यशम ने उसे क्या कहानी सुनाई थी। वो ठीक है और रेशम को ज़रूरी काम था सोहन, वो आ जाएगा, तुम खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अशरफ कमाल ने उसके सवालात से बचने को जल्दी से उसकी तवज्जो दूसरी जानिब करवाई। वो किचन में चली गई, बाबा को खाना दिया, मगर खुद अशरफ कमाल के इसरार करने के बावजूद भी ना खाया। अशरफ कमाल आराम का बोल कर अपने कमरे में चले गए। वो बेकरारी से रात तक इंतज़ार करती रही। फ़ोन कॉल मिलाई थी, मगर इस सितमगर ने रिसीव नहीं की थी। और अब तो रात के 10 बज चुके थे। वो पूरे घर में परेशानी से चकराती फिरती रही। रात के 11 बज चुके थे। वो बेड पर नीम दराज थी जब बाहर का गेट खुलने की आवाज़ आई। वो बेकरार से सहन में निकल आई तो सामने अरीब सुलेमान और रेशम घर के अंदर दाखिल हो रहे थे और उसे देख कर एक ज़बान होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ चले गए थे आप? फ़ोन भी नहीं उठाया, जानते हैं कितनी परेशान हो गई थी मैं। सोहन ने एक ही सांस में कहा तो अरीफ ने चोर निगाहों से येशम के तासुरात देखे, जो गहरी सांस भरता खुद को झूठ का परिंदा बांधने के लिए तैयार कर रहा था, मगर इससे पहले ही वो उसे अच्छे से एब्रोज कर चुकी थी। जो गया तो पैंट शर्ट और जैकेट में था, मगर अब वापस सिया शलवार कमीज़ में कंधों पर ब्राउन मर्दाना शॉल ओढ़े हुए था। ये आपने चेंज कब और कहाँ किया? आप ठीक तो है ना? सोहन इसके करीब आई। रेशम ने मदद
तलब निगाहों से अरीब को देखा। अरे गुड़िया, यहीं पर सारे सवाल जवाब कर लोगी या अंदर भी आने दोगी? और जानती हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यशम ने कहा, तुमने बिरयानी बनाई है तो खाने चला आया, मगर मेरी गुड़िया का इरादा लगता नहीं हमें अंदर लेकर जाकर कुछ खिलाने का। अरीब ने तेज़ी से कहा तो सोहन शर्मिंदा हुई और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। आइए लाला, आप लोग मुंह हाथ धो लें, मैं किचन में खाना गर्म करती हूँ। सोहन कहते हुए किचन में चली गई तो येशम ने सुक्का सांस लिया। अरीब ने येशम का हाथ थामा तो वह अंदर चले आए। अरीब फ्रेश होने गया तो वो धीमे कदमों से किचन में चला आया, जहाँ वो ओवन में बिरयानी गर्म कर रही थी। साथ टेबल पर रायता और सलाद भी रखी हुई थी। येशम उसके करीब चला आया। सोहन, तुमने दोपहर का खाना खाकर मेडिसिन ली थी? येशम पूछना भूला नहीं था। वो इस वक्त सब कुछ भुलाकर सिर्फ उसकी जानिब तवज्जो देना चाहता था, जो अब चोर सी बनी अपना माथा मसल रही थी। येशम ने उसका बाजू दबोचकर एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया। अब ये मत कहना बर्फी कि तुमने मेरे इंतज़ार में कुछ भी नहीं खाया और मेडिसिन भी नहीं ली। येशम का लहजा कदरे तीखा था। सोहन घबराई। वो आप नहीं आए और फ़ोन भी नहीं उठाया तो मैं परेशान हो गई थी, और परेशानी में ही। सोहन प्लीज़, मैं अगर किसी दिन लौटा ही नहीं तो क्या बात, तुम इस हालत में कुछ खाओगी ही नहीं? येशम ने झिंझला कर कहा, मगर सोहन की तेवरी पर बल पड़े थे। गुलाबी चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? कैसी बदशगुनी वाली बातें मुंह से निकाल रहे हैं? अगर यही बात है तो खाना गर्म कर दिया है, आप दोनों खा लीजिएगा, मुझे अब कुछ नहीं खाना। सोहन ने उसकी सख्त गिरफ्त से अपने बाजू छुड़ाए और अंदर जाने लगी, मगर उसकी कलाई येशम सुल्तान की आहनी गिरफ्त में आई थी। येशम ने उसे खींच कर उसका रुख अपनी जानिब घुमाया था। डोंट यू डेयर बर्फी, अभी तुम में वो गट्स नहीं है कि तुम येशम सुल्तान का पागलपन और उसकी दीवानगी झेलने के काबिल हो। इस तूफान से इतना ही उलझो जितना उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत है। येशम सुल्तान का सरसराता लहजा सोहन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया था। उसने कुछ कहने को लबवा किए, मगर अरीब के किचन में दाखिल होने पर येशम ने नरमी से उससे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो दोनों चेयर्स पर बैठे तो सोहन ने खाना लगा दिया। उसने हुनूज अभी मुंह फुला रखा था। येशम की कलाई थाम कर उसे अपने पास बिठाने से उसने उनके साथ खाना खाया। येशम सोहन का ध्यान बटाने को उसके साथ औजगुल की बातें करता रहा, और वो वाकई उसकी बातों की जानी मुतवज्जा हो गई। खाना खाकर सोहन के रुकने के इसरार के बावजूद वो चला गया। सोहन बर्तन समेटने लगी। येशम बज़ाहिर अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहा, मगर तवज्जो उसी की जानिब थी, जिसके माथे पर बेशुमार बल थे। परिहा का इलाज करवा कर उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। येशम ने सर्द सी सांस खींची। सच शुक्र कि उसे भी जख्म गहरा नहीं था। 4 से 5 स्टिचेस भी आए हुए थे। तबीयत कुछ संभली तो घर चला आया था, और वापस आते ही हस्बे मामूल उसे खुद से बेगाना ही पाया। बाबा किधर है? येशम ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। थक गए थे तो खाना खाकर आराम करने चले गए, सोहन ने संजीदगी से जवाब दिया। बर्फी, जाओ उनके रूम में देख आओ, अगर वो जाग रहे हैं तो मुझे बताना, मैं मिलना चाहूँगा उनसे। येशम ने उसे कहा तो उसे हैरत हुई। और वो ये काम खुद भी कर सकता था, मगर उसे क्या मालूम वो उसे मंजर से हटाना चाहता था। सोहन बाबा के कमरे तक गई तो येशम बमुश्किल उठता कमरे में चला आया। बेड पर नीम दराज हुआ तो वो कुछ ही देर में दूध का गिलास लिए कमरे में चली आई। अपने पीछे डोर लॉक किया। सो गए हैं बाबा, मगर कुछ परेशान लग रहे थे, सोहन ने कहते दूध का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। अपने दोस्त की वजह से परेशान होंगे। तुमने मेडिसिन ली और दूध पी दिया? जी, दूध के साथ ही ले ली थी मेडिसिन, सोहन ने कहा। येशम ने उसके हाथ से दूध का गिलास थाम कर लबों से लगाया और दूध पीकर गिलास साइड पर रखा। इतने में वो बेड पर आकर नींदराज हुई। येशम ने एक नज़र उसका नाराज चेहरा देखा, फिर अगले ही पल उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर लिया। उस पर हावी होकर उसके दोनों हाथ उसके सर पर बेड से लगा दिए। सोहन ने हैरत से फैली आंखों से उसकी ब्राउन कातिल निगाहों में देखा। यश, ये क्या कर? अगले अल्फाज बोलने की येशम सुल्तान ने उसको इजाज़त नहीं दी थी। आज उसे जाने क्या हुआ था कि वो सितमगर उसकी सांसें पी जाने के दर पर हो गया था। लम्स में इस कदर शिद्दत और सख्ती थी कि सोहन के 14 तबक रोशन हो चुके थे। इसी फुज़ूलख़ैज़ खामोशी में कई लम्हे सरक गए। नाजुक गदास लबों पर जलन और उन मूँछों की चुभन ने सोहन को तड़पा दिया था। सोहन ने बेकरारी के सलाम के आलम में उस बेमहर की कमीज़ बुरी तरह मुट्ठियों में जकड़ी तो येशम ने उसे नरमी से आज़ादी बख्शी। सोहन ने एक गहरा सांस भरकर खुद पर होने वाले सितम का एहसास दिलाना चाहा। येशम सुल्तान बेड पर नीम दराज होकर उसका सर अपने कंधे पर रखा।
बर्फ़ी अगर नहीं चाहती कि आज सारी रात तुम्हें इसी तरह मुझे भुगतना पड़े तो सारी नाराज़गी भूल जाओ और अपने दिमाग से हर सोच झटक कर पुरसुकून होकर सो जाओ। रेशम के सरसराते लहजे में वार्निंग थी, तभी सोहन ने जल्दी से आंखें मूंद ली और ये उसके सितम का एजाज़ था कि वो उस सितमगर की जानलेवा शिद्दतों से बचने की खातिर जल्दी से नींद की वादियों में उतर गई। रेशम ने उसे सुकून से सोते देख कर सुख का सांस लिया और नरमी से बेड से उठा। वो सुकून से अपनी मेडिसिन ले सकता था। अरीब गए रात तक हवेली पहुंचा तो वो तब भी उसका इंतज़ार कर रही थी। अरीब को अफसोस हुआ, मगर उसने औज़गुल पर इस कदर प्यार लुटाया कि वो तमाम नाराज़गी भूल गई। अगला दिन काफ़ी रोशन और खूबसूरत था। वो लंच के बाद कमरे में दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग के पास खड़ी, कहीं जाने को बिल्कुल तैयार खड़ी, शॉल अपने कंधों पर सेट कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक फाइल रखी थी। अरीब कदम कदम चलता उसकी पुश्त तक आया। कहाँ जाने की तैयारी है जाने मन? अरीब के सवाल पर उसने अचंभे से मुड़कर पीछे उसकी जानिब देखा। अरीब, मुझे अपने चेकअप के लिए आपके साथ जाना है। भूल गए आप? अभी रात ही तो आपने कहा था कि आप मुझे लेकर जाएंगे। औज़गुल के कहने पर अरीब के चेहरे पर परेशानी के साए फैल गए। लेकिन तुम ये चेकअप क्यों करवाना चाहती हो औज़गुल? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो तुम। अरीब ने उसे टालना चाहा। अरीब, ये रेगुलर चेकअप नहीं है, वो झिंझिलाई। ये वो मैं अब मैं चेकअप करवाना चाहती हूँ कि मुझे हमल क्यों नहीं ठहर रहा। औज़गुल ने सुर्ख चेहरे के साथ बमुश्किल मगर बोल ही दिया। अरीब ने सर से सांस खींची। वो हकीकत से अनजान थी। अरीब ये चाहता था कि उसे पता ही ना चल सके, मगर अब वो खुद काफ़ी दिनों से बेचैन थी कि अक्सर बाहर से आने वाली बरादरी की ख्वातीन अपनी आदत से मजबूरन उसकी सेहत के मुतालिक कुछ पूछे ना पूछे ये ज़रूर पूछती थी कि बेटी कुछ है? औज़गुल, इस चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह हम दोनों बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैंने ही तुम्हें माए हमल का 2 साल का इंजेक्शन लगवाया है। अरीब ने संजीदगी से कहते उसके सर पर बम फोड़ा। औज़गुल ने बेयकीनी से उसे देखा। मगर क्यों? औज़गुल ने चीख कर कहा। औज़गुल, रिलैक्स। तब अरीब ने उससे उसकी सारी कंडीशन बता दी कि उस हादसे की वजह से कम अज़ कम 3-4 साल तक वो बच्चा पैदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिसे सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। अरीब ने उसे बाहों में भरकर अपने सीने में भींच लिया। कम ऑन औज़गुल, ये अल्लाह ताला की जानिब से एक इम्तिहान है हमारे लिए। हमें सब्र करना होगा। इंशाअल्लाह वो हमें हमारे सब्र का इनाम ज़रूर देगा। उस अजीम शान नेमत से ज़रूर नवाजेगा। प्लीज़ हिम्मत से काम लो। अरीब ने उसे तसल्ली देते हुए उसकी पीठ रब की तो वो धीरे धीरे रिलैक्स होती गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो सी किए गई। ताकि मेरी बेगम ये अपने कीमती मोती ज़ाया ना कर सके, जो अब करने में मसरूफ़ है। अरीब ने कहते हुए उसकी पलकों से वो नमी अपने लबों से चुनी। रिलैक्स हनी, अभी तुम अपने बड़े बच्चे को झेल लो। झेल झेल तो रही हो, यही बड़ी बात है। इसके बच्चे जब संभालोगी तो सब संभाल लोगी ना। अभी तो मुझे बर्दाश्त कर लो तो बड़ी बात है। अरीब ने कहते उसे अपनी पनाहों में छुपाया तो वो बुरी तरह घबराई। अरीब, वक्त और जगह तो देख लिया करे, वो झिंझिलाई। जाने मन वक्त भी हमारा है और बेडरूम भी। किसी में हिम्मत नहीं कि वो अरीब सुलेमान खानज़ादा को छेड़े, इसीलिए तुम फिलहाल अपनी फिक्र करो। अरीब ने मानी खैज़ी से कहते उसे छेड़ते हुए अपनी बाहों में भरकर दुनिया भुला दी। दूसरी तरफ वीरा सुबह सवेरे उठकर फ्रेश होकर अब नाश्ते की टेबल पर अनिल के साथ मौजूद थी। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त मुख्तलिफ लवाजमात मौजूद थे। इतना अरसा उसने बीजान की सोबत में रहकर बहुत कुछ सीखा था और फिर यूट्यूब से मुख्तलिफ अशिया की रेसिपीज़ देख कर वो बहुत कुछ ट्राई करती थी। अब भी टेबल पर बॉयल्ड एग्स, ब्रेड रोल्स और कॉफ़ी के कप मौजूद थे। खुशगवार और बेहद हसीन लम्हात गुजारते उन्होंने नाश्ता किया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अनिल वीरा के हाथ में हाथ डाले उससे खेलने में मसरूफ़ था और पीछे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत से गीत की हल्की आवाज़ फिज़ा में सुर बिखेर रही थी और गाना कुछ यूँ था जो शायद अनिल के दिल की तर्जुमानी कर रहा था। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं ज़िंदगी है मेरी। उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, इस दिलरुबा से कहना है हरदम। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं ज़िंदगी है मेरी। वो हर एक बोल पर अपनी नज़रों से वीरा के चेहरे का एक एक नक्श छू रहा था। वीरा बहुत मुश्किल से उसकी नज़रों की ताब लाती वहाँ बैठी थी जब उसका ध्यान बटाने को उससे मुखातिब हुई। अनिल, कहिए मिसेस अनिल। वो उसी के अंदाज में बोला तो वह गड़बड़ा गई। तुम सासों की तरह देखो ताकि मैं तुम इंसानों की तरह देखो ताकि मैं कुछ बोल सकूं, वरना ऐसे ही रहो मैं नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा बोलो, क्या हुआ? वो आगे सीधा होकर बोला। वीरा ने उसे देखा।
वो मैं कल कहीं नहीं गई थी, घर ही रही थी तुम्हारे लिए। तो आज मुझे मेरी दोस्तें बुला रही है, फिर सैम फ्री नहीं है और उसे उसे इवेंट प्लान करने में मेरी हेल्प चाहिए और उसे मालदीव जाना है, तो मैं आज अपनी दोस्तों से मिलाऊंगी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वो झिझकते हुए बोली, कल उसे भेजकर उसके तमाम काम निपटा दिए और अब उसे अकेले छोड़कर जाना उसे अजीब लगा, जबकि उसकी बात समझकर वो गहरा मुस्कुराया। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, 100 बार जाओ, मैंने कभी मना किया। एक बात याद रखना, मैं टिपिकल शौहरों की तरह तुम पर पाबंदियां लगाऊंगा यार, कभी भी नहीं। तुम जहाँ चाहो जाओ, वो जो मर्जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज जाना ज़रूरी है क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा कि आज तुम कहीं भी जाओ, रुक जाओ ना। वो गर्दन टेढ़ी किए बेहद प्यार और नशीले अंदाज में गोया हुआ। वीरा का दिल किया वक्त वहीं थम जाए, मगर वो अब सबको कह चुकी थी। मैं ज़रूर रुक जाती जाना, मगर उनको कह चुकी हूँ तो क्या मैं चली जाऊँ? बाकी मेरे सारे दिन, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड सिर्फ तुम्हारा। वीरा तुम्हारी और वीरा का सारा वक्त तुम्हारा। वो भी उसी के अंदाज से बोली तो वो नरमी से मुस्कुरा दिया, श्योर। उसके हाथों में एक डायमंड रिंग पहनाता वो उसके हाथों को लबों से लगाए बोला। वीरा मुस्कुराई और उसके सर से सर टिकाकर अपने हाथ को देखा। सो ब्यूटीफुल, वो ट्रांस की कैफियत में बोली। नॉट मोर देन यू। उसके गाल पर झुकते अपने रब करते हुए वो बोला। वीरा ने लंबा सांस अपने अंदर खींचा, मगर वो जैसे मदहोश सा हुआ था। जब ही गाल से होता गर्दन की जानी बढ़ा, वीरा के रोंगटे खड़े हुए। उसने फौरन वहां से उठना चाहा, मगर अनिल ने उसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसे टेबल पर गिराया और खुद उस पर झुका। गर्दन में मुंह दी वो जा बजा उसकी गर्दन पर अपना भीगा लम्स छोड़ने लगा, जबकि वो उसे दूर करने की तगोदों में थक हार कर अब वो खुद में सिमटने लगी। अनिल, छोड़ो मुझे यार। वो मुकम्मल बोल भी ना पाई जब अनिल ने उसकी सांसों को खुद की सांसों में उलझाया और उसके बाकी के अल्फाज चुने। वो दंग ही रह गई। कुछ ही देर में वो उसकी सांस बुरी तरह उलझाकर उसका सरापा बिखेरे अपनी मनमानी करता उसे आज़ाद करके उस पर से हटा। वीरा खुद को देखकर गड़बड़ाई, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराया। कुछ हुआ? मासूमाना अंदाज में कहते उसने आंखें टिपटिपाई। वीरा ने उसे घूर कर देखा। बहुत ही छिछोरे और चीप इंसान हो तुम, अपनी शर्ट कंधे से दुरुस्त करती। वो उठकर वहां से भागी जब वो हंसा था। कुछ ही देर में वो तैयार होकर अनिल के संग अपनी दोस्तों के बताए गए कैफे में पहुंची तो अनिल उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। जब फ्री हो जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं खुद आऊँगा तुम्हें लेने, अकेली मत आना। जाने क्यों पर आज अनिल का दिल ही नहीं कर रहा था वो कहीं जाए या उसकी नज़रों से थोड़ा सा भी ओझल हो जाए। कम ऑन अनिल, आज क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी, वरना मैं सैम के साथ वापस आ जाऊंगी, परेशान मत होना। अनिल ने हाँ में सर हिलाया और उसके माथे पर लब रखे वो पीछे हुआ। वीरा मुस्कुरा कर उसे बाय कहती वहाँ कैफे के अंदर चली गई। सब अंदर उसका इंतजार कर रही थी। वीरा ने उनके साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। तब उनके संग हंसती खेलती हुई अब वो वापसी की राह लेने लगी। वो लोग बाहर पार्किंग तक आए। ये न्यूयॉर्क का गुंजान आबाद सा इलाका था। वीरा ने फ़ोन निकाल कर अनिल को कॉल करना चाही, मगर फ़ोन सिरे से पावर ऑफ था, मतलब उसकी चार्जिंग नहीं थी। वीरा ने सर पीटा और फौरन पावर बैंक निकाल कर उसे बैग में रखे चार्जर पर लगा दिया और फिलहाल सैम जो घर ही जा रही थी उसके साथ ही निकली। सैम की गाड़ी की जानिब बढ़े जब अचानक, बहुत अचानक वीरा के पाँव में आकर एक वैन चरचराई। वीरा को उछलने का भी मौका नहीं मिला जब किसी ने उसका बाजू दबोच कर उसे अंदर खींचा। वीरा ने बेतहाशा हाथ पैर चलाए, चीखी चिल्लाई, मगर उसे कुछ भी मौका दिए बगैर वैन आगे बढ़ गई। जबकि ये मंजर देखकर सैम उस गाड़ी के पीछे भागी, मगर वो वैन धूल उड़ाती वहां से गायब हो गई। वीरा, वो बुलंद आवाज में चिल्लाई और जहां तक हो सका उस वैन का पीछा किया। लेकिन कब तक? वो वैन हवाओं से बातें करने लगी और उसमें बैठा साइम खानजादा अपने जीत का जश्न पर कहा लगा उठा। इधर दूसरी तरफ इतनी देर हो गई, वीरा की ना कॉल आई ना ही कोई पता। व्हाट्सएप पर ही वो कब से अनअवेलेबल जा रही थी। अब उसका दिल शदीद घबराया था। वो जो करीबी शॉपिंग मॉल में था वहां से फ़ौरन निकलकर कुछ ही देर की मसाफत के बाद वो उसी कैफ़े तक पहुंचा तो वहां कोई भी ना था। अनिल ने फ़ौरन वीरा को कॉल की, मगर बेकार, कोई जवाब ना आया, बल्कि फ़ोन बन जा रहा था। जब वो अंदर बढ़ा और वेटर तक आया। हे यू, बात सुनो, यहाँ ये लेडी आई थी। उसने फ़ौरन फ़ोन से तस्वीर निकाल कर उसे दिखाई। वेटर ने गौर से देखा जब अनिल ने उसे मुखातिब किया। ये आई थी यहाँ, कहीं चली गई क्या?
जी सर, वो तो काफ़ी देर पहले ही चली गई थी। वेटर ने उसके सर पर मम फोड़ा और बाहर निकला जब अचानक फ़ोन रिंग हुआ। अनिल ने फ़ोन देखा जहाँ वीरा कॉलिंग जगमगा रहा था। अनिल की सांस में सांस आई। उसने फ़ौरन कॉल उठाई, मगर सामने से जो खबर सुनने को मिली उसने अनिल के पाँव तले से ज़मीन खिसका दी। व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये, आप कैसे कह सकती है? वो आपके साथ थी ना, तो फिर कैसे, किस तरह? अनिल एकदम हलक के बल दहाड़ा। सैम घबराई। मिस्टर अनिल, मैं तो पार्किंग। उसने पूरी बात भी नहीं की, अनिल ने फ़ोन समेत हाथ गाड़ी के बोनट पर दे मारा। वीरा, वेयर आर यू, डैम इट! वो एकदम सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाया तो आसपास के लोग उसे हैरत से देखने लगे, मगर वो सबको नज़रअंदाज करता गाड़ी में बैठा तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से निकाली और अपने मोबाइल से एक फ़ोन कॉल मिलाई। दूसरी तरफ सोहन ने करवट बदलते धीमे से अपनी आंखें खोली तो ठीक उसकी आंखों के सामने वो कुशादा रोशन पेशानी जगमगाई, जिसे वो हमेशा अपने लबों से छूना छू लेना चाहती थी, मगर सामने वाले के होश हवास में सोहन का इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर पाना मुमकिन नहीं था कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो पाती। सोहन ने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगलियों के गुलाबी पोरों से उसकी पेशानी को छुआ। पेशानी पर बिखरे डार्क ब्राउन बाल पीछे हटाए, फिर लरसते कपकपाते आगे बढ़ी और उस पेशानी पर अपनी नरम मोमी लब रखकर उसे अपनी मोहब्बत से मोतबिर कर दिया। यशम सुल्तान ने धीमे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा, जो उसे खुद को देखता पाकर अब बुरी तरह घबराई थी, मगर जल्द यूं बन गई जैसे कि अभी कुछ किया ही नहीं था। यशम ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका गाल सहलाया। करीब आओ बर्फी। जज्बों से भरपूर धीमे सुरों की सरगोशी ने सोहन के बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ा दी। यशम ने अपनी बाहें फैलाई तो सोहन नरमी से उसके सीने से आ लगी। मैं चाहता हूँ बर्फी के आइंदा मेरी हर सुबह का आगाज़ इसी तरह हो, मोहब्बत से भरपूर अंदाज में, यशम ने मुस्कुरा कर कहा, मगर सोहन के अगले सवाल पर उसकी मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई थी। यश, कल आपको कहीं पर चोट लगी थी ना? सोहन ने हस्ब मामूल उसकी सियाह कमीज़ के बटन से खेलते उसकी आंखों में झांक कर सवाल पूछा तो वो लम्हा भर को खामोश हो गया। मगर ज़्यादा नहीं लगी थी, मैं ठीक हूँ, यशम ने उसे पुरसुकून करने को कहा, मगर वो बेकरार हुई। तो फिर मेरा अंदाज़ा ठीक था। कहाँ लगी है आपको? आपने मुझे जानबूझकर छुपाया। आप ठीक तो है? बहुत बुरे हैं आप। वो बेकरारी से उसका सीना टटोलती रोने को तैयार थी कि यशम ने मजबूती से उसे अपने हिसार में लिया। प्लीज़ सोहन, इन छोटी मोटी चोटों से ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे तुम्हारी ये फ़िक्र करना, तबीयत ख़राब कर लेना और तुम्हारे ये आंसू देते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बी ब्रेव माई लव। यशम सुल्तान ने उसे अपने सीने से लगाते हुए उसकी कमर आहिस्तगी से सहलाई। मुझे अपना ज़ख्म दिखाइए, वो बस जिद हुई। जाने दो बर्फ़ी, मैं ठीक हूँ, यशम ने आजिज़ी से भरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे देखना है। जिसे आप छोटा मोटा जख्म बोल रहे हैं वो कितना छोटा है? सोहन ने नरूठेपन से भीगी पलकों से कहा। अगर ऐसी बात है तो ये जख्म देखने का टैक्स पड़ेगा। मतलब पेनल्टी भरनी पड़ेगी मेरी बेगम को, यशम ने मुस्कुरा कर कहा और उसकी चिन पर अपने लब रखे। वो क्या? वो पूछ बैठी। उसका शिद्दत भरा जानलेवा लम्स सोहन को हमेशा की तरह उसकी बोलती बंद करने को काफ़ी था। वो आप अच्छी तरह जानती हैं बेगम, हेशम ने कहते अपने लब उसके दिल के मकाम पर रखे। लहजा शरारत भरा और आंखों में ऐसी चमक थी कि सोहन पल भर में गड़बड़ा गई और फौरन उठ बैठी। हद है, इस हालत में भी सुकून नहीं है आपको? आपको आराम करना चाहिए। सोहन ने उठकर बैठते अपने घने सियाह बालों का मीसी जोड़ा सा बनाया और चोर निगाहों से देखा, जो उसी की पुश्त पर अब शहादत की उंगली से यशम सुल्तान लिखने में मसरूफ़ था। बेगम, ये अल्फाज तो मेरे होने चाहिए थे, नहीं? यशम ने हाथ बढ़ाकर उसके जूड़े में उंगली फंसाकर उसे फिर से खोल दिया तो सोहन ने पीछे मुड़कर उसको घूरना चाहा, मगर उन निगाहों के तकाजे थे जो उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर करने को काफ़ी थे। जख्म नहीं देखना है बेगम, उसने मुस्कुराते हुए सोहन को फिर से छेड़ा। लहजा काफ़ी चैलेंजिंग था, जैसे वो ऐसा कर ही नहीं पाएगी। दिखाइए, सोहन ने पीछे मुड़कर कहा तो वो घने ब्राउन बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। आर यू श्योर? यशम सुल्तान ने एक आईब्रो उचकाई और इस वक्त सोहन उससे, उसकी शरारतों से उसकी इस कदर जच हुई थी कि हल्का सा झुककर खुले बटनों में से उसकी कॉलर बोन के नीचे अपने दांत गाड़ दिए। यशम सुल्तान गहरा मुस्कुराया। आह! सोहन को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है तो एक हल्की सी चीख मारकर खुद ही पीछे हटी। ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना आपको? सोहन ने उसका सीना रब किया। ये वैसा था
समथिंग लाइक सजना ने फल मारा है। यशम सुल्तान ने उसका निचला लब अपनी 2 उंगलियों में हल्का सा भींचते हुए कहा। यश प्लीज़ उठ जाए, आप कब से मुझे परेशान कर रहे हैं, वो झिंझिलाकर बोली। नहीं तो, मैं तो सिर्फ अपने बेबी से खेल रहा था। यशम सुल्तान ने झुककर बेबी को चूम लिया। सोहन खुद में सिमटी और उससे दूर खिसकी और फिर रंग बिरंगे मुंह बनाती उठकर रूम से वॉकआउट कर गई थी। वो हंसते हुए उठकर वॉशरूम जा चुका था और फ्रेश होकर बाहर आया। सोहन ने नाश्ता बनाया, अशरफ कमाल और रेशम ने नाश्ता खाया। सोहन ने नोट किया अशरफ कमाल चुप चुप से हैं या किसी से बात नहीं कर रहे या किसी बात पर बहुत परेशान भी है। और अब वो खुद नाश्ता कर रही थी जब अशरफ कमाल उठ अपने कमरे में वापस चले गए। मैं बाबा से पूछ कर आता हूँ कि वो क्यों इतने परेशान है, तुमने ये नाश्ता फिनिश करना है। रेशम जाते हुए उसे नसीहत करना नहीं भूला था। वो गया तो सोहन का हर चीज़ से दिल जैसे उचाट हो गया था, तभी वो भी उसके पीछे ही चली आई। यशम अशरफ कमाल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर उदास से बैठे थे। बाबा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों है? रही बात कल की तो सब कुछ भूल जाए, सारा मामला हल हो गया है। वो अब हमारी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी करने नहीं आएगी। सब कुछ ठीक हो गया है। यशम ने करीब बैठकर अशरफ कमाल का हाथ थामा, मगर उनका आंसू से तर चेहरा देख वो परेशान हुआ था। यशम, उसने मुझे अगवा किया, वो मुझे मारने वाली थी। फिर उसने कहा कि आज़ाद को उसने अपने हाथों से गोली मार कर शहीद किया। वो सोहन पर कातिलाना हमला भी उसी ने करवाया। सोहन का बच्चा भी उसी की वजह से नहीं रहा। उसने क्या कुछ नहीं किया और हमें पता ही नहीं चला। तुमने उसे रोकने को क्या कुछ नहीं किया और अब मेरी वजह से उसे जेल भेज दिया। हम तक उसकी आँच तक नहीं आने दी। बहुत बुलंद ज़र्व है तुम्हारा कि बस करे बाबा, जो गुजर गया उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। अब क्यों पुरानी तकलीफदा बातें दोहराकर खुद को अजियत दे रहे हैं? हमें ये बताएं भूल जानी हमें ये बातें भूल जानी चाहिए ताकि उनकी आँच सोहन तक ना पहुँच पाए। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि उसकी नज़र दरवाजे में लहराते हुए एक आंचल पर ठहरी और इससे पहले वो होश होरों से बेगाना होकर ज़मीन बोस होती, यशु ने बिजली किसी रफ्तार से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सोहन, सोहन, वेकअप, वेकअप, वेकअप। यशम ने उसे पुकारा मगर वो होश में ही नहीं रही थी। यशम उससे लिए जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकला। उसे जब से होश आया था वो सिसक कर रोए जा रही थी। यशम डॉक्टर से बात करता, लब भींचता, उसके सिरहाने आ बैठा। यशम ने आहिस्तगी से उसके बाल सहलाए, वो रोए गई। सोहन, यशम ने उसे बेबसी से पुकारा। क्यों यश, मुझे सिर्फ इतना जानना है, उसने वो सब क्यों किया? मेरी वजह से। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।